और मेटल किससे रिएक्ट करता है? वाटर से कैसे रिएक्ट करता है? बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं Fe के आगे जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, ना स्टीम से रिएक्ट करते हैं। Fe के आगे कुछ नहीं रिएक्शन है। और तीसरी चीज हमने क्या देखी थी? हमने ये देखी थी कि मेटल्स एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयुषी क्या बनाता है? बोलो। मेटल ऑक्साइड। और कुछ भी बनाता है क्या आयुषी? ये अच्छा बता रहे हैं कि जब ऑक्साइड बना लिया तो बचेगा क्या? बहुत बड़ी बात है। आगे देखो। सो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ अदिति? सॉल्ट प्लस करेक्ट। अदिति ने पूरी बात कह दी कि सर ऐसे मेटल्स हैं जैसे आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट किया था, इनको याद रहा कि Fe3O4 बना है। तो इन्होंने कहा सर कई बार H2 निकल भी सकता है, उसमें भी H2 निकला था। H2 निकला था, कभी ऑक्साइड बना देता है और कभी हाइड्रोक्साइड, मतलब कभी हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है और कभी क्या बना सकता है? ऐसे रिएक्शंस आपके बुक में हैं। 2 रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें ऑक्साइड बना रहा है, चेक करो कौन कौन सी हैं। कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, चेक करो। दैट इज या तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा और प्लस उसके साथ क्या देगा बोलो? H2। और मेटल ऑक्साइड प्लस H2। अगर मैं इसमें आशीष सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम लिखूं कि ऐसा ये करते हैं, तो कभी कभी ये बनाएगा और कभी ये बना देगा। तो मेटल ऑक्साइड में क्या लिखूं अदिति? मेटल ऑक्साइड में दैट इज Al और Fe। यानी ये 4 मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये 2 मेटल कौन से हैं, चेक करो बुक में। यही 2 रिएक्शन, इसके ठीक नीचे वाली, उसमें क्या दिया है? दैट इज इट रिएक्ट्स विद। तो इतनी बात तुमने समझ ली। पहली रिएक्शन क्या देखी? मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता। दूसरी कौन सी देखी? कि मेटल जैसे Na है और वाटर से रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाएगा? NaOH प्लस O2। इस यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ, ठीक है, तो कितना हो गया बोलो? यहाँ भी 2 लगाओ। क्या सही है? ये तो ऐसे जैसे Na का है वैसे K का भी हो जाएगा। कैल्शियम का क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये CaOH होल ट्वाइस, समझ में आ गई बात? इसके लिए पलक तुम्हारी बुक में एक डायग्राम बना, चेक करो। इसमें क्या किया गया बताओ? ग्लास वूल जानते हो, जो बर्तन मारने वाले झावे जैसा होता है, स्टील वूल जो देखा है ना, उसको गीला कर लो। स्टील का वूल नहीं आता है, ऐसे ही ग्लास वूल आता है। इसको बिल्कुल गीला कर लो और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। उसके आगे आप एक मेटल का सैंपल रखिए, मेटल है, और इसको फ्लेम दो तो क्या होगा बताओ? इससे निकलने वाली जो गैस है, ठीक है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आता है। जितने भी आपके डायग्राम बुक हैं वो सब केस स्टडी हैं। उसको आप इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में पानी भर दो। ये हमने एक टम्बलर ले लिया वाटर से भरा हुआ, और उसमें हमने क्या ले लिया? ये देखिए इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दी। तो जैसे जैसे इसमें ऊपर गैस ऊपर उठेगी तो वो पानी को पीछे ठेलेगी, और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की वजह से यहाँ कौन सी गैस निकल जाएगी? H2 गैस। हाउ वुड यू कंफर्म दैट द रिलीज गैस क्या होगा बताइए? आइदर इट विल बर्न विद पॉप साउंड। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसमें सोप सोल्यूशन ले लो और इसमें से बबल्स उठने दो, और उस बबल्स को एक बर्निंग स्प्रिंटर के पास लाके जला दो, तो उससे पॉप साउंड आएगा, जैसा पिछले चैप्टर में भी कर चुके हो। सही है कि नहीं? अब कलेक्ट करना चाहते हो आगे के, तो कलेक्ट ही कर लो। तो ये कोई भी वायर हो सकता है। मान लीजिए ये Fe हो सकता है, क्योंकि स्टीम से करवा रहे हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? तो Fe का वायर ले लोगे तो स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये ऐसा करेगा।
और ये इस तरीके का जो बर्नर है ये बुनसन बर्नर है। कौन सा बर्नर है? दैट इज जो आपके इसमें बना हुआ है ये यही वाला बर्नर। इसको इसमें लगा दो और इससे कम ज़्यादा कर सकते हो इसके फ्लेम। ये एक साइंटिस्ट थे मिस्टर बुनसन, उन्होंने इसको इजाद किया था। तो इसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? देखो तुम्हारे बुक में इसी का डायग्राम है, बुनसन बर्नर। तो ये सीधा गैस से जलता है, सही है। अब आगे देखो तो दिस कन्फर्म्स, तो पहली चीज तुमने क्या देखी? ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड बना दे तो कोई गैस थोड़ी ना निकलेगी, ऑक्सीजन उसमें खप गया। दूसरा क्या देखा? वाटर से रिएक्ट करके या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या आशीष ने क्या बताया बोलो? सर आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, एल्यूमिनियम एंड Fe ऐसा नहीं करते। एल्यूमिनियम एल्यूमिना बनाता है और Fe3O4 दैट इज फेरोफेरी ऑक्साइड की फेरी फेरो ऑक्साइड, फेरोफेरी ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये दोनों ऐसा करते हैं, जो कि आशीष ने बताया, तो वो भी लिखना जरूरी है। तो हमने दोनों लिख दिया, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड वाले भी लिख दिए। अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। वो बुक में देख लो, दोनों लिखे हैं, चारों रिएक्शन लिखी है। तो अगली वो भी लिखो। इस चैप्टर की यही खासियत, यहाँ हर लाइन पर क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझना जरूरी है। अब देखिए Al प्लस H2O, और H2O में देखो अब ये गैस लिख दिया। देखो इन दोनों में तुम फर्क देख रही हो कलर, यहाँ लिक्विड लिखा गया है और यहाँ क्या लिखा? यानी स्टीम से रिएक्ट कर रहा हो। और क्या बना देगा बताओ? Al2O3, गैस तो हाइड्रोजन ही रिलीज होगी, बाकी इसको बैलेंस कर लीजिए। 2 है तो इसको 2 कर लो, बाकी अब यहाँ देखो 3 है तो 3 कर लो, और 3H2 है तो 3 हो गया पूरा। ऐसे Fe का क्या करेंगे? Fe प्लस H2O से Fe3O4 और प्लस H2, तो ये 3 है तो इसको 3 कर लो, 4 है तो 4 कर लो, इसको 4 कर लो, और फेरोफेरी ऑक्साइड कर लो, सही है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। दो ऐसे क्वेश्चन। अभी हमारे पास तीसरी क्वेश्चन, बोलो तीसरी प्रॉपर्टी मेटल की क्या जो कल लिखी थी? एसिड से रिएक्ट करता है, और एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा पहले तो क्या क्या बनाता है? ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, मेटल प्लस एसिड, एसिड HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, और HNO3 भी हो सकता है। वैसे और भी एसिड हो सकते हैं, जैसे हमने कॉपर में दही की रिएक्शन करा दी थी कि कर्ड भी तो लैक्टिक एसिड है, वो सब क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन मेनली हम इसी से करा रहे हैं, ये लैब मेथड। तो क्या होगा बताइए? दैट इज सॉल्ट। नून रिएक्शन पूरी करो, आगे क्या बनेगा बोलो? देर लगा रहे आशीष, आप बताओ बोलो। H2 बना देगा, ठीक है, ये सही बात है। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें भी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि कहीं ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस। चलिए नेक्स्ट इज सॉल्ट प्लस ऑक्सीजन। तो इसके लिए क्या लिखें? दैट इज हाइड्रोजन। लिखो कि मेटल रिएक्ट्स, जो भी मेटल्स हैं, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। क्या लिखोगे? हाउएवर द मेटल बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, तो क्या लिखोगी? मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज दी अगले पेज पे, तो क्या लिखेंगे यार? मेटल्स above hydrogen in reactivity series displace, ठीक है, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, एसिड से। ये सभी एसिड्स मिनरल एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड के लिए भी ये बात सत्य है, मिनरल एसिड्स हैं वैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। एंड मेक्स its
ओन सॉल्ट सोल्यूशन। आयशी एक बार और बताइए, ऐसे कौन से मेटल हैं जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते? 4 मेटल के नाम बताओ। बिना तैयारी के आई हो, बोलो। हाँ सरोज आप बताओ। लेड लिखा है बुक में क्या? लेड कहाँ से बता दो, लिखा है? लेड तो ऊपर है। तुम वाटर से बता रही हो ऐसे, परंतु तुम एक स्टेप पीछे चल रही हो। जो पूछा जा रहा है वो बताओ। आप तो यहाँ पे आ गई तो वाटर की बताने लग गए। आपसे ऐसे पूछा जा रहा है। हाँ बोलो पूजा, आप ठीक बता रहे हैं। एक और बता दो। मैग्नीशियम तो बहुत रिएक्टिव है, वो तो गर्म पानी से जाता। तुम सही बता रहे हो। चौथा क्या बताया? सही। चारों तुमने बढ़िया बता दी। तुमने लिखा था, लिखा था क्या? बिल्कुल सही। जो H से नीचे ना, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, हाउएवर दे रिएक्ट विद एक्वारेजिया, क्योंकि वो तो सभी से रिएक्ट कर। देखो Hg, सरोज तुम्हें बताना चाहिए था। Ag, Au एंड प्लेटिनम, ये क्या है? These are below hydrogen in reactivity series, so these do not react. ये सब एक एक अकेला अकेला MCQ। These are below hydrogen in reactivity series। इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दिव्या मिलता नहीं, क्योंकि कई लोग इसमें डाउट में Hg लिखें कि Mg लिखें। देखो अभी Mg बोल दिए तो नहीं मिल पाता इसमें। अभी Mg बोला आपके सामने, बोला था कि नहीं? मैग्नीशियम, वो मरकरी बोल रही है, मैग्नीशियम बोल रही है। तो इसलिए बिलो रिएक्टिविटी सीरीज, सो डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है। अब इसमें देखो, रिएक्शन विद HNO3 इज पेक्यूलियर। क्यों पेक्यूलियर है? बिकॉज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 पेक्यूलियर है। उसमें H2 नहीं निकलता, कुछ और ही चीज हो रही है। सही है? क्या लिखेंगे बताओ? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद HNO3 इज पेक्यूलियर। कैसे पेक्यूलियर है? ओनली Mg and Mn react in a normal manner with HNO3। यही दोनों बस यूजुअल मैनर में करते हैं, बाकी नहीं करता कोई। सही? ओनली Mg and Mn reacts in normal या यूजुअल मेथड, यूजुअल मैनर विद, किससे करेंगे? HNO3। However, जो अदर मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? However, अदर मेटल्स, ठीक है, when reacts with HNO3, then in place of वंदना H2 gas, water is released। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 की वजह से है। देन इन प्लेस ऑफ H2 वाटर इज रिलीज्ड। सही है? जैसे मैंने कल कॉपर का बताया था, 4HNO3 के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं? अच्छा, इन दोनों का भी आप लिख लो। कल तो लिखा है सबने, मोस्टली सभी ने सही किया है। दैट इज HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बैलेंसिंग किसी ने नहीं की है, बाकी काम तो अच्छा किया है। दैट इज Mn का देखो, Mn plus 2HNO3, दैट इज Mn
मैग्नीज नाइट्रेट बोलेंगे इसको क्योंकि मैग्नीज है और प्लस H2। लेकिन अगर कॉपर के साथ कराएंगे श्रेया तो क्या आप जानती हैं कि इसमें क्या क्या बनेगा? NO2 बना था ना कल, और क्या बनेगा? तो अब इसका H हम बैलेंस कर ले, बाकी तो काम हो गया है। दैट इज 4 है तो 2 कर दो, बाकी 4 ऑक्सीजन 4 तो 6 6 6 12 तो यहाँ भी बना, सही है। तो इस तरीके से अदर मेटल्स में what H2 get oxidized in H2O, however HNO3 self get reduced। सेल्फ किस में रिड्यूस हो जाएगा? सही, ये बात समझ में आई? सेल्फ HNO3 रिड्यूस हो जाएगा और H2 जो निकला था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। H2 निकला था ना रिएक्शन में, तो HNO3 अगर जा रहे हो तो ऑक्सीजन लेते जाओ, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? या तो NO2 में रिड्यूस हो जाएगा या N2O या NO, ये तीनों तुम्हारी बुक में लिखा है। आगे अब 3 रिएक्शन हमारी हो गई, ये तो कल तक की बात थी, आगे की बात है। चलो नाउ आगे बढ़ने से पहले देखिए सिल्वर डज नॉट रिएक्ट। अभी आपको 4 चीजें सरोज ने बताई हैं, तो पहले बताओ एसिड से कौन कौन नहीं रिएक्ट करता? ये डू नॉट रिएक्ट। लेकिन आपके बुक में कहा गया है, जस्ट एनोडाइजिंग के ऊपर वाली लाइन पढ़ो, सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन, और गोल्ड भी, इसीलिए वो नोबेल मेटल कहे जाते हैं। जस्ट नोट में लिखो सिल्वर एंड गोल्ड, वैसे तो हम लोगों को मालूम ही है, डज नॉट रिएक्ट with O2 at elevated temperature, even at elevated temperature, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं। और इसलिए ये क्या कह जाएंगे, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया वो अपनी लश्चर खो देगा। आयरन भी ऑक्साइड में बदल गया तो लश्चर खो देगा। सोडियम भी जैसे ही मैं तोड़ता हूँ तुरंत उसकी लश्चर खत्म हो जाती है। सो दे डू नॉट लूज देयर लश्चर, इसलिए ये अपना लश्चर नहीं खोएंगे और इस वजह से ये क्या कहलाएंगे? नोबेल। सो these do not lose their luster and called noble metal। आगे देखो, कॉपर के साथ तो हमने बता ही दिया है, एल्यूमिनियम जिंक, ठीक है। 3 चीज और लिखो, एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ Al2O3 ZNO और PbO। PbO भी बनता है, PbO2 भी बनता है। ये क्यों बनता है? प्रोटेक्टिव कोटिंग। एंड हेंस डू नॉट गेट फर्दर ऑक्सीडाइज, एंड हेंस डू नॉट गेट। एक और चीज लिख लो, एक बार फिर से थोड़ा बता दें, एनोडाइजिंग, क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा गड़बड़ किया इसलिए बता दें। आ जाएगा, प्लेटिनम भी आ जाएगा, प्लेटिनम भी लिख लें, बुक में यही तो लिखा था, वैसे प्लेटिनम भी सही है, बुक का ही हमने लिख दिया, ठीक है, प्लेटिनम भी हो। अब आगे देखो, एनोडाइजिंग क्या है? व्हेन एल्यूमिनियम आर्टिकल्स आर, ठीक है, डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम आर्टिकल। अब एक तुम कुछ बना दो, तुम जरूरी नहीं कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि देखो वेसल पे लगा रहे हैं तो वेसल से लगाने की जरूरत नहीं है, तो तुम इसको इसी में एक आर्टिकल लटका दो। ये एक आर्टिकल है, कोई नट बोल्ट होगा, कुछ भी होगा। अच्छा, एक को क्या कर दो बोलो, जिसपे एनोड आए, जिसपे एनायन आए। एनायन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव? तो इसलिए ये एनोड पर हमेशा एनायन आयन, सही है।
एनाइन अगर इस पर आएंगे तो उसको बहुत सारा ऑक्सीजन दे देंगे। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड में H+ होता है और SO4- होता है। तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत सारा ऑक्सीजन है? दे देगा इसको, कुछ सल्फर बन के चाहे जहां चला जाए लेकिन इसको दे देगा। तो इसलिए इफ एल्यूमिनियम आर्टिकल्स क्या किया जाए, इज डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन एट एनोड ड्यूरिंग, कब किया जाए बताओ? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब कोई चीज जुड़ती है आके तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इफ, देखो बुक में भी लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, इफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ही जुड़ रहा है ड्यूरिंग, और ये टूट रहा है, ये टूट रहा है इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस का, सल्फ्यूरिक एसिड टूट रहा है तो उसके नाम पे क्या कह दिया? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। किसका इलेक्ट्रोलिसिस? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। सही, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही, किसे तोड़ा जा रहा है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। अच्छा देख लो किनको किनको अभी ऊपर लिखा है, कौन कौन प्रोटेक्ट करते हैं बताओ? एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ऊपर लिखा है कि नहीं? उन्हीं से आधारित है, नेट पे आप देख लीजिएगा। मेनली एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है, लेकिन ये तीनों पे भी किया जा सकता है। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का यूज होता है। क्या होगा? इट इज आर केप्ट एट, मोनिका सेंटेंस पूरा करो। सही है, हाँ हर्षिता आप करो। केप्ट एट, बोलो पलक। अदिति बताइए। एनोड, सही है। तुम इधर उधर देख रही थी, मुझे पता चल गया, नहीं पता वो हरकतों से पता चल जाता है। केप्ट एट एनोड, कहाँ रखा जाए? उसी चीज को डीपली समझो, जो चीज बताइए, सब कनेक्टेड है, छोड़ नहीं सकते, इतना एफोर्ड नहीं कर सकते चैप्टर में। ये कहाँ लगाया जाए बोलो? केप्ट एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स, these are kept at anode and a protective thick oxide layer is made on it. This is called anodizing. चूंकि एनोड पर रखते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? Anodizing. This is primarily done with aluminium article to give it a decorative look and protective feature. सही है ना? Non-corrosive feature. Kept at anode to make a, कैसी layer? Make a thick ऑक्साइड लेयर। मेक के बदले फॉर्म लिख सकते हैं। फॉर्म लिख सकते हो, जैसा बुक में लिखा हो मेक हो या कोट है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्म लिख सकते हो, बुक में तो फॉर्म लिखा है। टू फॉर्म अ थिक ऑक्साइड लेयर, किसकी ऑक्साइड लेयर? ऑन इट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, चूंकि ये एनोड पर लटकाया गया इसलिए जस्मिता इसको क्या कहोगी? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। This is primarily done to aluminium articles. To give it a colorful look. चीज ऑल्सो। अब आगे की बात देखो, जब हमने तीन चीजें आपको बताई हैं, मेटल की एयर से रिएक्शन बता दी, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन बता दी, और मेटल की एसिड के साथ भी बताई है, और एसिड के जो फ्लॉस थे वो भी बता दिए कि दो ही शरीफ हैं और बाकी बेईमान। मैग्नीज और Mg ही ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे में H2O रिलीज हो रहा है और साथ में कोई ना कोई एक गैस होगी, वो डार्क ब्राउन गैस है NO2। कैसी गैस है? डार्क ब्राउन। अब अगली बात है नाउ, एक चीज और जान लो, एक्वारेजिया के बारे में 4-5 बच्चों ने लिखा है। एक्वारेजिया की प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी। इट इज, पहली बात तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, HNO3 और HCl 3 गुना,
और HNO3 कितना है? 1 पार्ट है. सो दिस इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग इन नेचर. इट रिएक्ट्स विद ऑल द मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये इसकी प्रॉपर्टी. सो aqua regia is mixture of, इसका मिक्सचर है that is concentrated HCl and concentrated HNO3 in 3:1 ratio. It is fuming and highly corrosive. It reacts with all metals including gold and platinum. देख लो, गोल्ड एंड प्लेटिनम ना HNO3 से रिएक्ट करते हैं ना HCl से, लेकिन इसके मिक्सचर से कर जाते हैं. अगर कोई पूछे क्या HNO3 करता है, कर देना नो. HCl से करता है, कर देना नो. इनके मिक्सचर से करता है तो हाँ, अगर 3:1 में हो तो. अलग अलग नहीं करेगा. सो गोल्ड एंड प्लेटिनम. गोल्ड जो होगा वो AuCl3 बना देगा और प्लेटिनम PtCl4. ऐसा सही. चलो अब आगे की बात करो. चौथी प्रॉपर्टी पे आओ. तो क्या कहा गया है कि now how metal reacts with metal salts. चौथा पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल टू मेटल सॉल्ट्स. देखो अलग हेडिंग है लेकिन उससे अलग करके ना देखो. वास्तव में हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह मेटल सॉल्ट्स भी देखी तो बात है. हाइड्रोजन भी तो उसी ग्रुप का ही मेंबर है. जो तुमने पूरे कैटायन की सीरीज लिखी उसमें हाइड्रोजन है. अलग अलग हेडिंग बना दी है इन्होंने. वो एसिड है. अदरवाइज इसी की जगह तुम लिख दो दैट इज FeSO4 प्लस Fe प्लस CuSO4. एक ही तो बात है, फर्क नहीं है. वो भी डिस्प्लेसमेंट है. तो कैसे रिएक्शन करेंगे बताइए. नाउ Fe प्लस CuSO4 वंदना, क्या रिएक्शन इनमें होगी या नहीं होगी? करेक्ट. जैसा वंदना ने कहा कि होगी सर, क्योंकि ये एक्चुअली इनको बाय हार्ट हो गई टेबल. बहुत बड़ी बात है. ऐसे कॉन्फिडेंस भी तो है, वरना ऐसे कैसे बता दें. ये तुरंत अपडेट होके आती है अगले दिन. तभी जमाई भी आ रही है भाई. जिसे पूरा याद है वो जमाई लेगा. जमाई राजा बनी हुई है. नहीं तो भी ना याद होती टेबल तो घबरा जाती. चलो तो Fe बीम ये पहले चैप्टर से कम हम लोगों ने 30 बार कर लिया. इतना तो हो ही गया है ना. तो कुछ ड्यूटी आपकी भी है कि जो आपका फर्ज है पढ़ें. क्या बनता है इस पे क्वेश्चन भी है फर्स्ट चैप्टर. तो Fe प्लस CuSO4 क्या बनाएगा बोलो. और प्लस Cu. ठीक. आगे देखिए. तो इसमें क्या होगा, ऐसा क्यों रिएक्शन हो रही है? क्योंकि हमारी सीरीज क्या है. जैसे हमारे पास अगर Fe है, Cu है और Zn है और Mg और Ag. ठीक है. अब दिव्या तुम इन सबको रिएक्टिविटी के क्रम में लगाओ. यू अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. यानी सबसे रिएक्टिव को सबसे पहले और सबसे कम रिएक्टिव को सबसे बाद लिखो. कोई बात नहीं. और किसी से पूछ लेंगे. हमारे पास हाँ बोलो हर्षिता. Mg मोस्ट रिएक्टिव को सबसे पहले. Zn ये तो Ag बता दीजिए सबसे पीछे उसको सबसे पहले बता दीजिए. Fe Cu फिर Ag. ये आपके इंटेक्स्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आने वाला. सबसे बड़ा. इतना लंबा क्वेश्चन बुक का कोई है ही नहीं. सही. अब ये आपने देखा कि दिस इज द पैटर्न. क्या आप मोनिका मुझे बताएंगी इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के बाद आता है?
Ag, और हाइड्रोजन से पहले ये चारों आते हैं। तो अब हम इसके बारे में क्या लिखेंगे बताओ कि Cu भी आता है। Cu तो हाइड्रोजन के इमीडिएट बात ही आ जाता है, सही। तो क्या लिखेंगे बताइए कि मोस्ट रिएक्टिव मैटर या मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेसेस लेस reactive metal from its salt solution and makes its own salt solution. This is called a displacement. सही है? देखो, most displaces less reactive metal from its salt solution and make, इसके वीडियो भी हम लोगों ने कई देख लिए हैं, its own salt solution. It is called displacement reaction. तो इसमें क्या कहा गया है? Fe being more reactive. Fe क्या है? More reactive than copper, so it displaces copper. अब वो तुम्हारी बुक में जो डायग्राम बने उसमें कलर भी दिए हैं, displaces copper and makes it own salt solution. और कलर क्या चेंज हो जाएगा दिव्या इसका? बोलो, बताइए, आप बोलो श्रेया, बताया करो तुम। चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन, क्योंकि फेरस सल्फेट सोल्यूशन, ये लाइट ग्रीन रिएक्शन यहाँ करा के दिखाई जा चुकी है, सही है। चलो, क्या दिव्या हाइड्रोजन के बाद के जो मेटल्स हैं वे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं? उन्होंने क्लियरली कह दिया देते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज जानते हैं कि हायर मेटल मोर रिएक्टिव लेस को डिस्प्लेस करेगा ही। इसी को तो क्विक फिटेडनेस कहते हैं। बहुत बड़ी बात है, हर मेटल दूसरे को करेगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको डॉज करने के लिए कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इन्हें बेसिक चीज पता है। इन्होंने कहा हाइड्रोजन से क्या लेना देना, सर ऊपर का मेटल नीचे को डिस्प्लेस करेगा ही, यही चीज इसे दिमाग है, सही। बहुत बड़ी बात भाई, हर मेटल, सिल्वर और गोल्ड की भी भिड़ंत हो सकती है, प्लेटिनम और सिल्वर की भी हो सकती है, तो उसमें क्या है? ये तो पूरी सीरीज दे दी गई है। अपर मेटल या मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस है, इसमें हाइड्रोजन से क्या लेना देना? कुछ लेना देना है? मैं कह दूं जिंक से नीचे वाले क्या देंगे? हाँ देंगे, सर सब देंगे, वो तो पूरी लाइन बनी हुई है, जैसे हाइड्रोजन वैसे जिंक है, बात कि नहीं? सो ये चीज क्या है बोलो, अभी पूरा लिख दिया है। मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। अब जरा देखो, इनकी कराई गई श्रेया, इनकी देखो, अगर तुमने कॉपर को जिंक से भिड़ा दिया तो क्या श्रेया रिएक्शन होगी? नहीं हो सकती। क्यों? कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। जिंक तो ऊपर है ना, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो कैन नॉट डिस्प्लेस इट, सही है। अब जरा देखो, मान लीजिए कि Ag, ये क्वेश्चन निष्ठा के लिए है, क्या ये रिएक्शन होगी? बोलो, क्योंकि Ag इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, और अगर ऐसा कर दिया Ag2SO4 तो क्या रिएक्शन होगी? कराओ। CuSO4 प्लस 2Ag, सही है। और ऐसे में इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा? बोलो, कलरलेस से समझ में आ गई आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया? ऐसे तो बहुत कराई जा सकती है, लेकिन आपको समझ में आ गई क्योंकि 3 चैप्टर से कर ही रहे हैं। चलो अब आगे की बात देखो। एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो
आयरन नेल डाला जाता है तो इसका कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाता है। बुक में बना हुआ है डायग्राम, ये कैसा हो जाता है बताओ? दैट इज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। वो चीज लिखी भी हुई है और साथ में बताई भी गई है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, a series made on the basis that which metal displaces which metal is called reactivity series. ऐसी सीरीज कि भाई ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको एक सीरीज में रख दिया, कौन किसको कर रहा है कौन सा नहीं, उसी के साथ, और जो सबको कर रहा है उसको सबसे पहले लिख दिया। ऐसा होता ना, जो सबको करे वो सबसे रिएक्टिव, फिर और ये नहीं कर रहा तो ऐसे बना दिया। द सीरीज of the elements which is made on the basis that which metal displaces which metal is called reactivity series. The series of elements, इसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं। आपकी बुक में भी नहीं दिया, मेटल मेटल का दिया है। एक्चुअली आपकी बुक में चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल है, लेकिन सिर्फ आखिरी 4 लाइन ही नॉन मेटल के लिए दी। पूरा चैप्टर मेटल मेटल पे ही रखिए, तो अब आगे 11th में पढ़ाएंगे। इसका मतलब नॉन मेटल पे 4 लाइन और पूरी 6 पेज मेटल पे, ऐसा कर। तो सीरीज ऑफ एलिमेंट प्रिपेयर किस बेसिस पर बोलो? ऑन द बेसिस दैट which metal, metal या एलिमेंट भी लिख सकते हो, अब यहाँ एलिमेंट displaces which element is called reactivity, इसे अभिक्रिया श्रेणी कहते हैं, reactivity series। अब ये कौन सी है? मैंने पूरी बता दी, जो आगे साइंस का पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, और अब पूछा भी जाता है। ये बहुत छोटी सीरीज है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो उसमें और पूछे जाते हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ कि लिख बा, याद करने में मेहनत नहीं, आप बस निमोनिक्स याद कर लो, आसान रहेगा। बार बार कहाँ बदलते रहोगे क्लास वाइज। लिख बा सरना का मग अल मंजन, ठीक है। लिखवा सरना का मगल मंजन कर पीकट कोनी, सन पी हा उ हाई तो पे ह का पढ़तो पट। इसमें सीआर से पहले देखो पहले कुछ है क्या, चेक करो। यही है। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के जो ना कुछ फीचर्स हैं। इसमें क्या होता है, जो अपर मेटल, जो ऊपर आने वाला मेटल है वो कैसा है बताइए? इट इज मोर रिएक्टिव देन द लोअर मेटल, ठीक है। सो एनी एलिमेंट विच इज हायर इट डिस्प्लेसेस ऑल द मेटल्स या एलिमेंट्स बिलो इट। जो कहीं भी है, एनी एलिमेंट डिस्प्लेसेस ऑल द एलिमेंट्स बिलो इट। मान लो मैं लिथियम की बात करूं तो ये अपने नीचे से सबको डिस्प्लेस कर देगा, सही है। तो नीचे वाला ऊपर को नहीं करेगा, ऊपर वाला नीचे सबको कर देगा। द एलिमेंट विच इज above in series can displace any metal या any element, ठीक है। अब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, इसमें मेटल नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ। which is above in series can displace any metal below it। देखो
या कुछ बातें इस पे ध्यान देने वाली है। मेटल के केस में ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नॉन मेटल के केस में उल्टा है। नॉन मेटल के केस में नीचे वाला ऊपर को करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये डोनेशन के बेसिस पर प्रॉपर्टी बनाई गई है। तो अच्छा डोनर ये है और ये सबसे पुअर डोनर है। जो सबसे पुअर दान दाता है वही सबसे अच्छा भिखारी है। ये डोनेशन के बेसिस पर बनाई गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बेसिस पर। तो ये सबसे खराब डोनर है। सबसे खराब डोनर कौन होगा? भिखारी। तो इट इज ए गुड एक्सेप्टर। तो इसलिए क्या कहेंगे? द नॉन मेटल विच इज लोअर कैन डिस्प्लेस एनी नॉन मेटल सिबोइड। इसकी रिएक्शन के साथ में बताना। चलो देखो, द नॉन मेटल विच इज, ठीक है, एट लोअर स्टेप या स्ट्रेटा कैन डिस्प्लेस एनी नॉन मेटल एल्फाबेट। ध्यान दीजिए, मान लो F2 आ गया और NaCl है ये, तो F कहेगा मैं इतना अच्छा लेने वाला हूँ, तुम कहाँ ले रहे हो, हटो यार, हमको लेने दो। अब देने की बात नहीं हो रही, अब लेने की बात। F हटा देगा, कहेगा नहीं तुम नहीं लो, हमको लेने दो। हमारे पास जो कोनो कुछ भी नहीं है तो उसको जस्टिफाई करेगा, इसको हटा के खुद लेने लग जाए। मेटल में देने की कंपटीशन है। जैसे देख नहीं देते, कहते तुम क्यों दे रहे हो, हम देंगे। मतलब इस केस में जहाँ पर हो रही हो, ये कहेगा हम देंगे। और लेने वालों में भी कंपटीशन, ये लेने वाले दोनों। तो क्या कर देगा बताओ? सोडियम फ्लोराइड क्या बना देगा? और Cl से कहेगा हट जाइए। समझ में आएगा? एक बार वापस फिर से समझो, बताओ F और Cl में नीचे कौन है? तो F इज मोर रिएक्टिव। F कैसा है? मोर रिएक्टिव, क्योंकि जो नीचे में नॉन मेटल 5 ही हैं। देखो, एक ये 2 3 और 5 में भी इसको कैटायन के साथ गिना जाता है। इसकी तो बात ही नहीं की जाती, क्योंकि हाइड्रोजन उन्हीं के साथ कैटायन बनाता है। 4 समझो, कौन कौन से हैं? तो दैट इज Bri और Cl और F। इनमें अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो सबसे अच्छा F, फिर Cl और फिर Br, और सबसे पुअर कौन? ये तरीका है। सही है? तो F किसको डिस्प्लेस करेगा? Cl को भी कर देगा। सही है? इन सभी को कर देगा। नाउ अगली चीज देखो, मान लीजिए ऐसा हो जाए वंदना कि 2NaBr, तो तुमको बताना है कि सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन गैस की क्या रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो जाएगी। तो क्या बनेगा? बन जाएगा NaCl प्लस। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? यही चीज चाहिए। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई, मेटल और नॉन मेटल की केस में। आगे की बात देखिए, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन पर आ जाइए। Now, किस पेज पे है? 46 That is page 46। पहला क्वेश्चन देखो, पहला कवर्ड हो गया है, कल आप लोगों ने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन करो। राइट इक्वेशन, दिव्या, राइट इक्वेशन ऑफ आयरन विद स्टील बताओ। बताते नहीं है तुम, बताने के बाद अब सही है। Fe प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? फेरोफेरिसाइनेट। तुमने अच्छा वर्ड बता दिया।
फेरोफेरिक ना। Now this is Fe3O4 और प्लस H2। ये किसके साथ रिएक्शन हो रही बोलो इसकी? स्टीम के साथ, सही है। दैट इज फेरोफेरिक ऑक्साइड। ओके, अगली रिएक्शन देखो। सरोज, कैल्शियम एंड पोटेशियम की जरा वाटर के साथ रिएक्शन तो बताइए। सही है, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस E पी लिखो। और बोलो। ओके, आगे देखिए, ये बैलेंस है, बैलेंस इसे करो तो यहाँ पर हाफ इसे कर लो तो 2H इधर भी हो गए, 2H इधर भी हो गए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का किसी को नहीं मिला है बताओ? 9 लोग, किसी को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नहीं मिला तो ले ले। ओके, 2 2 4, तो इसको क्या कर दिया जाए 2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? दैट इज 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2। ठीक, इसको बैलेंस कर लिया। देख लो 2H है इधर, 2H इधर, फिर 2 से हाफ करके इसे बैलेंस कर दिया। H यहाँ 2 थे तो मैंने 2 कर दिया, फिर हाफ करने पे हाफ तो रहता नहीं मॉलिक्यूल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स का लिखा था। बताओ अगर 4 एलिमेंट हैं, ये मेटल ABCD है, ABCD, और एक है FeSO4, दूसरा है कॉपर सल्फेट CuSO4, तीसरा क्या है ZnSO4, और चौथा है AgNO3। Ag की भी 1 की वैलेंसी, NO3 की भी 1 की। NO3 नाइट्रेट आयन जानती हो ना, 1 माइनस होता है, तो 1 1 का। ये भी बाइवेलेंट, ये भी बाइवेलेंट, बाइवेलेंट बाइवेलेंट बाइवेलेंट, मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट। ये मोनोवेलेंट कैटायन है, ये मोनोवेलेंट एनायन है। ये बाइवेलेंट एनायन है, ये बाइवेलेंट कैटायन। ठीक, अब ये जो क्या कर रहा है, इसको नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा। ये मेटल है, ये सब क्या है, लेकिन मेटल में भी ये बताया जा रहा है कि ये जो मेटल्स हैं ये नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा। इसका मतलब है वो FeSO4 के नीचे होगा, तभी तो नहीं कर पा रहा। अच्छा बताओ, क्या वो CuSO4 को कर पा रहा है? Cu को कर पा रहा तो Cu से ऊपर होगा। अच्छा, FeSO4 को लेकिन नहीं कर पा रहा है। इन्हीं सीरीज में तुम्हें ढूंढना है ये चीज, इन्हीं दोनों को दिया है। अब इससे लॉक करो, Cu को कर पा रहा है तो Cu से ऊपर है, कहाँ है Cu? ये है, Cu से ऊपर है। Cu से ऊपर कौन कौन है? ये हो गए, ये हो गए। और किसको नहीं कर पा रहा है? Fe के बाइवेलेंट को, 2 की वैलेंसी को नहीं कर पा रहा। इन सब में कुछ भी हो सकता है Cu से ऊपर, लेकिन Fe से ऊपर नहीं है। Fe से ऊपर होता तो क्या Fe को कर ना देता? Cu से तो ऊपर है, क्योंकि Cu को तो कर रहा है ना। इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है, पांचों में से आप कुछ भी मान लो चलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें जो सबसे कॉमन है वो मान लेता हूँ, दैट इज लेड। ये बोल लेड मान लो, लेड ही सही चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं Pb लिख रहा हूँ, फिर इसे हटा दूंगा, लेकिन समझने के लिए Pb लिखना जरूरी है। अच्छा, तो मुझे बताओ, अब ये जो चीज़ है जिसने Cu को कर दिया है, क्या पलक के Zn को कर पाएगा? क्योंकि जो Fe को नहीं कर पाया, Zn तो और इससे ऊपर, जो Fe को नहीं कर पाया वो Zn को क्या कर पाएगा? अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये लिखा नहीं, खुद भरना। Ag को कर पाए, Ag को कर पाएगा, कर देगा, क्योंकि जिसने Cu को कर लिया है उससे तो नीचे का सबको कर डाले। सही। अब अगला देखो, ये मुझे बताओ B ने आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब है जिसने आयरन को कर दिया होगा वो आयरन से तो ऊपर होगा।
आयरन को कर दिया तो आयरन से ऊपर है कि नहीं, ये सब हो सकते हैं। आगे पढ़ो, और कोई हिंट है? जिंक को नहीं कर पा रहा, आयरन को कर पा रहा, जरा ध्यान दो, आयरन सल्फेट को कर ले रहा, जिंक को नहीं कर। कौन है ऐसा जो आयरन को कर रहा है? क्रोमियम हो सकता, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो चलो, अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या वो कॉपर को कर पाएगा? जो आयरन को कर लेगा, कॉपर तो उससे नीचे है, उसको भी कर लेगा। ये बताओ, जो आयरन को कर लेगा वो कॉपर को भी कर लेगा, और किसको कर लेगा? एजी को तो कर ही लेगा, तो नीचे से तीसरा चौथा। सही। अगला देखो, सी क्या है? ये सिर्फ सिल्वर को ही कर पा रहा है, और ना तो इसको कर पा रहा, ना इसको, ना इसको। इसका जरा सोचो तो, सिल्वर को जो कर ले और ना तो वो कॉपर तक को भी ना कर पाए, ऐसा कौन हो सकता है? बोलो। मरकरी हो सकता है। सिल्वर से ऊपर होगा जो सिल्वर को कर ले। कहाँ गया सिल्वर? ये, और कॉपर को ना कर पाए, ये मरकरी ही है। Fe3 का भी हो सकता है, लेकिन अभी उसमें नहीं चलेंगे, वो आगे जाएगा। लेकिन मरकरी बिल्कुल तो अच्छी चीज, सही है। एक और चीज आगे देखो, डी की ऐसी क्या चीज है ना सिल्वर तक को भी ना कर पाए पलक? कौन? भी या तो नॉन मेटल के आगे कौन हो सकता है? क्योंकि जो सिल्वर को ना कर पाए, तो सिल्वर के बाद कौन आता था? प्लेटिनम आता है। तो ये चौथी रिएक्शन देखो, वो किसी को भी नहीं कर पाता। जो चार दिए गए हैं उन सबसे नीचे है, चारों से भी नीचे, तो वो किसको कर पाएगा? बात समझ में आ गई? ये आपको जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये एक्चुअली और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे हमने लेड लिया, तो लेड की जगह यहाँ 3-4 चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अब आपको कुछ इसके बेसिस पे आंसर देना, ये वहाँ लिखना नहीं है, ये तो मैंने बताया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आंसर दो, देखो उसमें यार, इसमें पहले का आंसर दो, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इन चारों में जो सबसे ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर पाए, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? बी है। जिंक को उसमें नहीं कर पाए ना, ठीक है। Fe को कर लिया, जिंक को कोई कर ही नहीं पाया। लिखो बी इज मोस्ट रिएक्टिव ना, ठीक है। बी इज मोस्ट रिएक्टिव। अगला देखो, what would you observe if B is added to copper sulfate? मान लो तुमने B को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, तो क्या होगा? वास्तव में उसी का क्वेश्चन का आंसर ही पूछा गया। तो इट विल डिस्प्लेस, जिसने Fe को कर दिया है वो कॉपर को भी कर लेगा, क्योंकि Fe के तो बाद ही कॉपर आ रहा है। तो लिखो B will displace कॉपर फ्रॉम, कॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉपर फ्रॉम, क्या लिखना पड़ेगा? कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अरेंज द मेटल A B C D इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। प्रदीप शर्मा, हाँ बताओ, दिखता नहीं? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हाँ बोलो जस्मिता। बी कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है क्या? हाँ सही। बी के बाद क्या बताएंगे? ए। सी, ये सही है, इसी ऑर्डर में होगा। पहले उसको लिखा जो Fe को कर दे रहा है, फिर उसके बाद A जो Cu को कर दे रहा है, फिर उसको लिखा जो Ag को कर दे रहा है, सिर्फ Ag को कर पा रहा है, और फिर उसको लिखा जो किसी को नहीं। चौथा सवाल देखिए, which gas is produced now when dilute hydrochloric acid, ज्योत्सना, अगर हम
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बताइए एडेड टू रिएक्टिव मैटर, कौन सी गैस H2 gas product. Write the chemical equation when iron reacts with dilute H2SO4. So, hydrogen gas is produced. Fe के साथ अगर आप dilute H2SO4 लेना चाहती हैं, that is ठीक है, H2SO4 लो और वो भी डाइल्यूट ले लो, तो क्या होगा? 2S में लिख सकते हो, बताओ। सही है, FeSO4 प्लस H2, इसका सॉल्ट बन जाएगा, ये गैस निकल जाएगी। आगे कुछ पूछ रहा है? नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, What would you observe when zinc is added to a solution of श्रेया? बताओ, अगर जिंक को तुम आयरन सल्फेट में डाल दोगी तो क्या कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा? हो जाएगा। अगर डिस्प्लेस होगा तो क्या बनेगा? अच्छा, ZnSO4 और Fe बनेगा तो कलर कैसा चेंज होगा? लाइट ग्रीन से कलरलेस। क्या इनमें से कोई प्रेसिपिटेट होगा? श्रेया कह दो कि डबल डिस्प्लेसमेंट होती है सर, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। पूछा जाए क्वेश्चन तो जवाब दिया करो, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी, कई बार गलत भी पूछा जाए तो बताओ कि इसमें होता ही नहीं सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट ना, वो किसमें बनता है प्रेसिपिटेट? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये अगली हेडिंग देखो, नॉन मेटल्स, ये हमारा वंदना फिफ्थ प्रॉपर्टी है। देखो 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। एयर से रिएक्शन दिखाई तुमको, वाटर से रिएक्शन दिखाई, एसिड से रिएक्शन दिखाई, और चौथा किससे दिखाया? मेटल सॉल्ट्स, जो से लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट्स, वही तो चल रहा था पूरा। देखो ये मेटल सॉल्ट से रिएक्शन हो रहा है, सही। अब पांचवी कौन सी देखनी बोलो? मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये फिफ्थ हेडिंग ही है। हाउ डू मेटल्स, क्वेश्चन में हाउ लिख दिया है, वरना ये प्रॉपर्टी है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। तुमको क्या लगता है हर्षिता, अगर तुम्हारे पास एक सोडियम का चंक है और इसमें क्लोरीन गैस डाल दो तो क्या होगा? कुछ होगा? मेरा कहने का मतलब सोडियम के टुकड़े पे क्लोरीन गैस डाल, ऐसा कुछ होगा कि कुछ भी नहीं होगा? अभी वीडियो दिखाएंगे फ्लैश हीट, और फ्लैश हीट जाएगी तो नमक, सोडियम का टुकड़ा बदल जाएगा नमक में, और फिर उसको नींबू डाल के खाओ, सही। इतना आसान काम। यही सोडियम का टुकड़ा किसमें बदल जाएगा? नमक, NaCl बन जाएगा। और फ्लैश और हीट अलग, वो तो अलग से दिखाएंगे तुमको वीडियो में, ठीक है ना, यहाँ करने में सब बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें समझ में आ गई बात कि नहीं? दैट इज मेटल किससे रिएक्ट कर सकता है बताओ? नॉन मेटल से रिएक्ट कर सकता है। सो लिखिए, मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स रेडिली टू फॉर्म सॉल्ट्स। क्या बना देंगे? चेक करो चीज को। अगर Na में तुम Cl2 की रिएक्शन कराओ, Cl तो नहीं डाल सकती हो क्योंकि Cl2 एक गैस है, ये येलो कलर की, लाइट येलो कलर की गैस। दिस इज लाइट येलो कलर की गैस है, और सोडियम के टुकड़े में, सोडियम का टुकड़ा आप सब लोगों ने देख रखा है पैराफिन में डूबा हुआ, नहीं? अब देखो इसमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? 2NaCl। मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। ऐसी इक्वेशन आपके में लिखी भी होगी, नहीं लिखी होगी तो हम दिखा देते हैं। देखो इस चीज को कि मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म, आगे की चीज ना, थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल हमने आपको पहले सिखाई है, उसकी 2 लाइन, पहली 2 लाइन अब मैं फिर से उसकी सिखा।
कि नाउ ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 1 है, फिर क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम, ये नंबर 1 पे है। 1 पीरियड में क्यों रख रहे हैं, जब फर्स्ट सेल भर जाती है तो फिर उसको दूसरे पीरियड में रखा जाता है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है बताओ, सिंगल, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब के सेल है, जब तक के सेल है तब तक कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में, बोलो सही है। और के सेल भर गई तो L में जाएगा, n = 2 में जाएगा, तो उसको कहाँ रखा जाएगा, हाँ ही लीबे बकनॉफ, लीबे बकनॉफ और नीना मगालसी, सही है। तो दैट इज लीबे बकनॉफ और नी, ये निमोनिक्स आपको बताई जा चुकी है, 9th में बताई होगी, 10th में पता नहीं बताई होगी, हम फिर से बता रहे हैं सर। हाँ, पीरियोडिक टेबल अभी कितने तक याद होना चाहिए कम से कम? आपको याद नहीं करना, बस जितनी 20 तक याद होती है चलिए, आप याद ही मत करो, 20 तक में हम काम चला रहे हैं, उसके चक्कर में क्यों पड़ो, जो 10th का वही रख, याद मत करो। सर जो बकनॉफ है सर तो वो किससे, देखो ली बे पक नॉफ नीना मगासी, सही है। सर मतलब यहाँ पे केवल लीबे होगा। हाँ वो डी ब्लॉक हम नहीं देख रहे हैं, डी ब्लॉक जो बीच का ब्लॉक है ना वो वेरिएबल वैलेंसी के लिए, चेक करो, ये Fe भी बनता है, FeO भी बनता है, Fe2O3 भी बनता है, Fe3O4, जिनकी वैलेंसी वेरी करती है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, वो बीच में रखे जाते हैं, तो हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिनकी फिक्स वैलेंसी है सिर्फ उन्हीं की चर्चा की जाती है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो सॉल्ट्स हैं वो वाइट कलर के होते हैं, अब बीच वाले के कलरफुल, जैसे अभी श्रेया बताएं जैसे हरे से नीला हो जाएगा, नीले से पीला, पीले से गुलाबी, ये बीच वाले की बात कर रहे हैं। लेकिन जो इधर उधर वाले फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, उनके सॉल्ट्स कैसे होते हैं, वाइट, सही, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। चलो, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो हाँ ही लीबे बकनॉफ, नीना मगालसी, पीएस कलर देखा, बस इतना ही याद करना है, सही है। ऐसा तो कई बार हम लोगों ने खरवाई दिया, 9th में, तो है ही ली बे बक नॉफ नीना मग आलसी और पीएस कलर के का, ये 1 से शुरू होता है इसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ तक आते आते इसमें 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में कितना है बताओ, सेकंड ऑर्बिट भरने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अच्छा पहली भरने में कितने चाहिए, पहली में 2 चाहिए तो 2 आए हैं, सेकंड कितने भरने के लिए चाहिए, तो 8 आए, सही है। लीबे बकनॉफ नीना मग, ये देखो हा ही लीबे बकनॉफ नी, यहाँ तक समझ में आ गया सरोज, 3 4 5 6, सही है, यहाँ तक ठीक है। लीबे बकनॉफ, अब नी के बाद क्या आएगा बोलो, नीना मग आलसी पीएस कलर के का, ये जो चीज है ये इस चैप्टर का सेंट्रल है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लो, जाना समझ पूछ लेना, आसान भी है समझने में। देखो इतना तुम्हें समझ में आ गया, ये बताओ 10 के बाद क्या आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, क्यों, क्योंकि यहाँ 20 तक ही पे आयनिक बॉन्ड थ्योरी दी थी लुईस ने, और उनको इस पर नोबेल प्राइज मिला था, जो आप जानने वाले। देखो 20 तक तुम्हें समझ में आ गई बात, अब इनका जरा डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, ये 1 है, ये क्या है
2. This is 2 1, 2 2, 2 3, 2 4. जितने 7 प्रोटॉन है प्रदीप शर्मा, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और 7 है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? पहली ऑर्बिट में 2, जो बोर एंड बरी प्रिंसिपल था ना 9th में, उसी पे तो बता रहे, पहले में 2 फिर 8 फिर 18, ऐसे ही तो चलता है, वही चला। सही है, तो देखो 2 5 इसका बताओ, 2 6 इसका 2 7 इसका 2 8 सही है, दैट इज 2 7 2 6 2 7, और ये क्या है? ये क्या है? 2 8 1 सही है, क्योंकि 8 के बाद फिर और नहीं आ सकता। आगे बोलते जाओ, 2 8 2 फिर 2 8 3 2 8 3, फिर 2 8 4 2 8 5 2 8 5, और ये 2 8 6 दिस इज 2 2 8 7 2 8 8 2 8 8 हो जाएगा। अब आगे क्या लिखें? 2 8 8 1 2 8 8 1। अगर मान लो किसी का 80 नहीं हो पाता तो 8 करके एक बाहर छोड़ देता है कि ऑक्टेट तो पूरा कर ही ले, ये भी बहुत वेरी प्रिंसिपल है। 80 नहीं हो पा रहा है, कोई कौन इसको 10 दे देगा? 10 देगा कोई क्या किसी को? 1 ही 2 लिए दिया, 3 तक मैक्सिमम लिए दिया, सही। और दिस इज 8 8 यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो, नाउ लेट अस राइट डाउन दैट इज आयनिक बॉन्ड थ्योरी। So ionic bond थ्योरी जो कि लुईस ने दी है, लुईस और लैग्रेंजेस ने मिलकर दी है, तो आपको नाम नहीं जाना, आगे जान लेंगे। दैट इज आयनिक बॉन्ड। चलो, व्हाट इट सेज, ये क्या कहता है? नाउ ये कहता है दैट इज, इसमें अलग अलग शेल है। दिस इज के शेल, बुक में आपके शेल वाइज लिखा है, और ये एल है, और ये क्या है? और ये जो चौथी वाली होगी के एल एम, और ये कौन सी हो जाएगी? एम। ठीक है, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स are distributed in shells। कैसे सेल्स में होते हैं बोलो? ठीक है, इन बाय द फार्मूला, किसके हिसाब से? एज पर 2n² फार्मूला, वेयर जहां पर क्या है? n क्या है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और इसमें शेल नंबर क्या होगी? के एल एम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 1², 2 × 3² और 2 × 4², जैसा कि प्रदीप शर्मा ने बताया। देख लो, 1 रखोगे तो पहली ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे? 2 रखोगे तो सेकंड ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे? थर्ड ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे? और चौथे ऑर्बिट में 32। सही है, ओके। दूसरी चीज, ये पहला रूल है, दूसरा चीज क्या बताइए? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। दैट इज लोअर ऑर्बिट्स आर फिल्ड फर्स्ट and then gradually upper orbits, higher orbits। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएंगे? आर फिल्ड इन स्टेप वाइज। लोअर ऑर्बिट्स आर फिल्ड फर्स्ट, और फिर क्या होगा? अपर ऑर्बिट्स। तीसरी चीज ऑक्टेट रूल, ठीक है। दैट इज एलिमेंट्स ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आइदर बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऑक्टेट रूल क्या कहता है?
ऑक्टेट रूल कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका आपको यूज करना है, इसी पे 3 नंबर है। एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नियर बाई नोबल। ये क्या चीज है बताओ, ये कौन लोग हैं? लीनियर कर्जेरान, नोबल। एफ किसके बराबर बनना चाहेगा आर्शिका? इसके जैसा कि इसके जैसा? और फिर सोडियम किसके जैसा बनना चाहिए? नहीं, वो नियॉन के बाद ही तो है सोडियम, उसके उसका करीबी कौन है? अगला ही तो। मैग्नीशियम किसके जैसा बनना चाहिए? हाँ, मतलब इससे 2 पड़ रहा है, इससे 4 पड़ रहा है, पड़ोसी देखो हमने अलग अलग लिख दिया है कौन किसके पास, जैसे मैंने यहाँ लिखा यहीं से देख लो, सही है। ये बताओ एल्यूमिनियम किसके जैसा बनना चाहिए? नियॉन। तो फिर बताओ सल्फर, क्योंकि जो जिसके पास है यहाँ से ये बनना है तो इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, उसके जैसा बनना है तो 6 देना पड़ेगा। 6 का आदान प्रदान नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ 3 इज एट मोस्ट पॉसिबल, 3 से ज़्यादा का तो होता ही नहीं। तो क्या है बताओ ऑक्टेट रूल? दैट इज एलिमेंट्स ट्राई टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियरर टू इट, नियरेस्ट टू इट। अभी कल बताएंगे। जो एलिमेंट्स हैं ये अगर ये अपने नियरेस्ट गैस के जैसा बनना चाहता है तो इसका क्या फर्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ये अपने नियरेस्ट के बराबर बनना चाहता है तो इसका क्या फर्ज है? ले ले। सही? अभी समझ, अभी तो समझ, इसको लिख लो बस, तुम फिर समझा। एलिमेंट्स ट्राई टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या करना चाहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू, यही रूल है। एलिमेंट्स ट्राई टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू इट। चलिए nearest to it. In this manner they complete their octet. क्या करते हैं? In this manner. अगर हीलियम को छोड़ दो तो सभी तो ऑक्टेट कर रहे हैं। They complete their octet. Octet का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन in outer मोस्ट शेल। चेक करो सोडियम क्या है? सोडियम इज किसके नियर है? नियरेस्ट टू नियॉन। तो सोडियम क्या करेगा? उसके जैसा बनना चाहेगा। इसके पास क्या क्या है? अच्छा, ये क्या करे बताइए? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। चेक करो तो इसके पास 2 8 बन जाएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझो। सोडियम में आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। ऐसे भी देख सकते हो सोडियम के अंदर में 11 प्रोटॉन है जस्मिता, और न्यूट्रॉन कितने हैं? जवाब मिलने के पास मुश्किल है। आप बोलो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? आप बताइए। That is 12। ये सब तो 9 पे पड़ा हुआ यही है। 23 होता है कि नहीं सोडियम पे एटॉमिक मास? इन्हीं दोनों का तो सम है। ठीक, अब जरा देखो, कहने का मतलब है अगर तुम ना भी देखो तो सेंटर में 11 प्रोटॉन तो है। अब आगे देखो, इसके 3 ऑर्बिट्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ कितना है? 1 है। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जो आउटर कोर इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाना चाहिए। किसको दिखाना चाहिए? इसको दिखा दिया। अगर मान लो ये हट गया, ये इससे अलग हो गया, तो अब इसके पास क्या क्या बचा बताओ?
ये आउटर ऑर्बिट अब तो रह ही नहीं गई, वास्तव में इसका साइज भी छोटा हो गया। क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन हट गया, ये अलग आ गया। ये देखो इलेक्ट्रॉन ये अलग आ गया, सही। तो इसके पास अभी 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है, ये न्यूट्रल। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 का हो गया कि नहीं, छोटा साइज भी हो गया। अच्छा, ये अब इसके पास 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, चेक करो, काउंट करो। तो नेट चार्ज कितना हुआ, 10 से, तो 10 से कट जाएगा, लेकिन क्या एक प्रोटॉन का चार्ज नहीं बचेगा। तो इसे अब क्या कहोगे, बोलो Na प्लस कहेंगे। ये Na ये बोलो, सही दिखा, पूरी बात समझ में आ गई तुमको। यानी सोडियम ने इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। देखो इसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दैट मीन्स Na ने क्या किया, Na प्लस बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये चीज दिखाई गई। अच्छा, क्लोरीन क्या करेगा सरोज, क्लोरीन के आसपास भी तो कोई नोबेल गैस होगी, सही है। अब ये और क्लोरीन एक साथ जब तुम मिला लोगे, तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, जो पक्का हर टेस्ट में पक्का है, आज से आगे जितने भी टेस्ट। देखो अब क्लोरीन के नियरेस्ट कौन है इंद्रजीत, चेक करो, सही है। सो आर्गन इज, देखो क्लोरीन इज नियरेस्ट टू आर्गन। तो क्या करेगा, उसके पास तो कमी है, तो दे नहीं सकता, ये तो दे के कर लिया पूरा। तो चौथी चीज क्या है कि Cl की जरा कॉन्फ़िगरेशन तो देखिए, 287 है। अब 287 में तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन उसने दिया था, किसी ने दिया था, उसने बाहर छोड़ दिया, घर के बाहर उसने डस्टबिन में रख दिया कि जिसकी मर्जी ले जा, हमारे तो काम करने ही। कौन आ गया ले, नॉन मेटल। नॉन मेटल लेते हैं और मेटल अभी ले लिया, वही इलेक्ट्रॉन उठा लिया उसने, सही है। अब उठाने के बाद क्या किया बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी के पास, वैसे मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, इसका आउटर मोस्ट, ये 7 है, देखो 7 है, जोड़े में रहते हैं, लेकिन जो अकेला बच जाता है वो अकेला रहता है। टेक ना लगाओ हाथ का, सही। अब आगे की बात समझ आई, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके पास क्या आ गया बोलो, तो क्या हो जाएगा, बच्चों सबको डर नहीं लगता, पेरेंट्स से बहुत डर लगता है, तो हम कुछ नहीं बोल पाए। अब यहाँ तक बात हो गई। दैट इज, इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बोलो क्या होगा, 288, ठीक। ये देखो ऐसे इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा सरोज। तो देखो इसके क्या सारे, इसको क्या कहते हैं बोलो, दैट इज, ये क्या है, जो किसी से भी, अभी इसने किसी से शेयरिंग वेरिंग तो की या नहीं है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पेयर में लेकिन अकेले हैं सब। शेयरिंग जैसे मैंने हाइड्रोजन नहीं कहा था, HH मिल जाते हैं, तो उनको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, ऐसा बन गया। तो इसमें क्या चीज हुई होगी बोलो, इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन ज्योत्सना एक्वायर कर दिया, सही। तो क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा था, बोलो क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। थर्ड क्या था बताओ, दे वांट टू एक्वायर नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ने एक्वायर कर लिया। अच्छा, इस पे निगेटिव क्यों आया, क्योंकि इस पे अभी 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ कितने बताओ, 17 प्रोटॉन और 18 क्या है, एक एक्स्ट्रा हो गया, एक ले लिया, तभी तो निगेटिव चार्ज है। इसका रूल अभी खत्म नहीं हुआ है निकॉन पे। चौथा देखो, उन्होंने ये पाना चाहते हैं, दे डू सो आइदर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय accepting electrons. At most 3 electrons can be donated और accepted. जहाँ 4 की बात होगी फिर वहाँ शेयरिंग होगी, वो अगला चैप्टर है। 4 दिए नहीं जा सकते, 4 के लिए कार्बन एंड कंपाउंड, उसके नीचे बात O से C T को,
3 तक मैक्सिमम दिए जा सकते हैं और 3 तक मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं बताओ, दे वांट टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब चौथा पॉइंट, ये ऐसा भी कैसे करते होंगे बताओ, अभी दिखाया आपको कि नहीं, दे डू सो either by donating electrons or by accepting electrons. Metal acquire octet by donating electrons and non-metal acquire octet. ये हमारा चौथा पॉइंट। सर जैसे Ni और Rn के पास सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं, इनका आउटपुट पूरे से पूरा है। इनका सर जो नोबल गैस है Ni और Rn, सर इनके पास कैसे आ रहा है, जैसे ये Na के पास है, Cl के पास, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? कौन सा इलेक्ट्रॉन आया सर, जो Cl प्लस E माइनस क्या सर इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आया? ये अभी मैं दिखा दूंगा, यही वाला जो इलेक्ट्रॉन आया। अभी तुमको एक वो बात नहीं बताई थी कि सोडियम के चंक पे कौन सी गैस डाली थी, Cl2। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फ्लैश पैदा हुई। देखो इसने जो दिया, तुमने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, अब वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया बताओ, इसने ले लिया, बस तो कोई भी ले सकता है उनकी रिएक्शन। ये हमारा पांचवा पॉइंट था जो अभी मैंने लिखा था, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन। पांचवा पॉइंट लिखा था नहीं, मेटल और नॉन मेटल होंगे, एक देने वाला हो और एक लेने वाला हो। तो अच्छा देने वाला भी होना चाहिए, और अच्छा क्या होना चाहिए, Na एक अच्छा देने वाला, और लेने वाला अच्छा कौन है, क्लोरीन। इसलिए पूरा सागर 70% NaCl से भरा हुआ। तो वो ऐसा एक राजा बढ़िया हो, एक रंग बढ़िया हो, भिखारी, तो ऐसी जोड़ी बहुत अच्छी बनती है। और ऐसे मेटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 788 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए NaCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसीलिए पूरा सागर किससे भरा है, इवन डेड सी में से 50,000 ट्रक नमक रोज निकाला जाता है, लेकिन अगले 50,000 सालों तक भी निकाला जा सकता है, इतना नमक मौजूद है। समझिए, हाँ बोलिए। सर ये इनका यूज कहाँ पर है, Ni और Rn का? NeRN का सब इनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये मोनो एटॉमिक हैं और ये नोबल गैसेस हैं। इनके पास ऑक्सीजन ले आओ, कुछ ले आओ, किसी से रिएक्ट नहीं करते, मुक्त अवस्था में घूमते रहते। तो सर इसलिए लिखा गया Na is nearest to Ni, मतलब इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सब इनके जैसा बनना चाहिए, इनको किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। ऐसी अवस्था तो बहुत अच्छी है, वो सन्यासी की अवस्था है, ठीक है कि नहीं। तो वैसा सभी बनना चाहते हैं, न लेना पड़े न देना पड़े, तो वही तो बनना चाहते हैं। ऑक्टेट का मतलब ये सही है। अब ये देखो, चलिए तो क्या लिखते हैं बताइए, 5th पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट देखो, 4th पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स डू सो आइदर बाई डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। सो आइदर by donating electron or by accepting electrons। अब देखो ऐसा ही करते हैं मेटल्स, क्या करते हैं, do so by donating electrons एंड फॉर्मिंग, क्या बना लेंगे बताइए, क्या कैटायन बना लेंगे और एक्वायर कर लेंगे मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, और नॉन मेटल क्या करेंगे, नॉन मेटल डू सो बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग, और क्या करेंगे, फॉर्मिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसा भी सुनील ने कहा, तो मैं लिखा भी देता हूँ जिससे आगे कंफ्यूजन आपको ना रहे, वरना डाउट हो सकता है कि उनकी तरह क्यों बनना चाहते हैं। हर आदमी तो अपने जैसा होना चाहता है और ये उनकी जैसे बनना चाहते हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कैसा परिवार है, ये डाउट हो सकता है। तो भाई इसलिए ऐसा है क्योंकि सबसे स्थायी विन्यास है, इस वजह से सभी लोग उत्तम गैस की तरह बनना चाहते हैं। तो नोबल गैस
लैग्रेंजेस, फिर से देखो। अच्छा, इन्होंने जो लुईस और लैग्रेंजेस ने एक और भी बात बताई तो बता ही देता हूँ। ये देखो ऐसा बताया, ये देखो ये Na का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, Na का स्ट्रक्चर है और Na का एक इसके ऊपर और स्ट्रक्चर है, ये देखिए। तो ये आउटर स्ट्रक्चर है, इस आउटर स्ट्रक्चर में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो देखो 8 और 1 बना दिया, 8 और 1 बनाया कि नहीं। अभी 2 8 1 था, मैंने 2 का नहीं दिखाया, फिर फिगर खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके बगल कौन आया बताओ, Cl आया। Cl कैसे आया, Cl इस तरीके से आया। Cl के आउटर ऑर्बिट में कितने थे बताओ, और ये एक जगह खाली है। Cl इससे बोला देखो मेरी एक जगह खाली है, तुम बेकार में एक एक्स्ट्रा लिए हो, तुम क्यों नहीं मुझे दे देते हो, मेरी एक जगह खाली है। क्या बोलेगा, तो इसने इसको दे दिया, एक इसकी ऑर्बिट ही देखो कम हो गई। अच्छा, ये दे देगा तो अब बताओ क्या होगा, ये Na था और ये Cl था। इसने कहा ठीक है चलो मैं तुमको एक दे देता हूँ। अब ऐसा देगा तो क्या होगा बताओ, आउटर ऑर्बिट ही मैंने खत्म कर दी, इसने इसको दे दिया। अब जरा मुझे बताओ, क्या इसके 8 हो गए और इसके कैसे हो गए, जो Cl इसके पास आया। तो ये अब पास पास आ गए, और बोलो क्यूब को क्यूब से मिला दो तो क्या बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, और ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, सही है। और ऐसे छोटे छोटे क्यूब जब मिल जाएं तो क्या NaCl का ऐसा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा जो कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया, ये इन्हीं की थ्योरी है। एक पे प्लस हो गया, तो क्या तुम अब हर्षिता ये बता सकती हो कि मैं 5वां पॉइंट क्या लिखने वाला हूं बिना बुक देखे, बोलो। ये हाथ उठा दिया, अच्छा चश्मे पे हाथ लगा, कोई हमें लगा उठा। ये इन्होंने कैसे इंटेलिजेंसी पाई, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो और लोग को कॉमन सेंस लगाना, एक का दिमाग यहाँ गया, बोले सर ये कैटाइन और एनायन आपने लिख रखा है। नाउ दीज कैटाइन्स एंड एनायन फॉर्म गेट अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। NaCl बन गया भाई, Na+ बना, यहाँ क्या बना Cl-। अब क्या ये अगल बगल, ये रहा Na+, इसमें से कोई Cl-, Na+, Cl-, तो क्या ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये जो कैटाइन्स एंड एनायन फॉर्म, उन्होंने कन्फिग्रेशन तो पा लिया, लेकिन कुछ एनायन बने और कुछ क्या बने। नाउ दीज कैटाइन्स एंड एनायंस आर स्ट्रांगली लाइगेटेड या बॉन्डेड by strong electrostatic force. This is the theory of ionic bond formation. सही है, इस चीज को 5वां पॉइंट क्या लिखा बताइए। नाउ लिखिए, these anions एंड कैटाइन्स, ये क्या करेंगे, आर बॉन्डेड बाय, किससे बॉन्डेड हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और क्या बना देंगे, क्योंकि आयंस के बीच जो बॉन्ड होगा उसका नाम क्या होगा भाई, आयंस के बीच बॉन्ड है तो उसका नाम क्या रखेंगे। This is theory of ionic bond formation. चेक करो, मान लो कि
ये NaCl का स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? दैट इज Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस अल्टरनेट नहीं, Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस, एंड दिस इज Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस। देख लो ये पूरा क्या बन गया है? सही है। तो अल्टरनेट में देख लो यहाँ पर एक ग्रे तो एक ग्रीन, एक ग्रे तो एक ग्रीन। ग्रे जो ग्रीन है अभी हमने बताया लाइट ग्रीन कलर की या लाइट येलो ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस होती है, और ग्रे कलर का सोडियम होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। यही चीज अब तुम अपने बुक में रिकंसाइल करो। क्या ये ऐसा ही NaCl के फॉर्मेशन के लिए बुक में दिखाया गया है? ठीक उसी के नीचे देखो, नाउ अब देखिए, देखो NaCl का दिया है, तो कैसे आप दिखाओगे? इसके लिए आपको क्या करना है कि Na से Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, इसको लिखो 281, इसको लिखे 28, दैट इज क्या होगा? कन्फिग्रेशन। किसका कन्फिग्रेशन है? ऑफ नियॉन। फिर क्या लिखें? क्लोरीन का लिखो। क्लोरीन का कैसे करेंगे? Cl माइनस, दैट इज 287 और 288। यहाँ क्या लिखे हैं अंकुर राज? बोलो। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बताइए। एयर। हाँ, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन किसका है? किसका विन्यास है? अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या था बताओ? अब फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से आओ। Na प्लस और Cl के क्रॉस क्रॉस में दिखाओ 7। आउटर मोस्ट को दिखाना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इस तरीके से जब दिखाए जाते हैं पेयर में तो उसे क्या कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डेफिनेशन में बाद में लिखा दूंगा, अभी लिख लो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे डॉट में आउटर मोस्ट को दिखाना उसे क्या कहते हैं? लुईस डॉट। अब क्या होगा बताओ? इसने कैसे दिया इसको? ऐसे दे दिया, तो देने के बाद क्या होगा? ये खुद क्या बन गया? Na प्लस को देखो पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रेसेस में दिखाया गया है, और Cl को कैसे दिखाया गया है? यहाँ डॉट और ये ऐसे, और साथ में क्या दिखाया गया? इनके बीच में ऐसा आपस में अट्रैक्शन है। तुम ऐसा ना दिखाना चाहो तो तुम्हारे पास एक और भी सुविधा है, और Cl ऐसा कई गाइड्स ने दिखाया है, आप भी दिखा सकते, ये दिखा सकते। सही है। पांच मिनट का काम देंगे, ठीक है? दैट इज tabulate first 20 elements along with their configuration and write ionic bond. ये 5 बार लिखने हैं। एक 5 पॉइंट लिखना है, सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है। होता क्या है, और कुछ नहीं लिखना है। होता क्या है? फर्स्ट में क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो आपको टेबल दिए 20 की ना, इनके कॉन्फ़िगरेशन, वो यही सबसे मुख्य है। 1 2 ये 1 से 20 तक। हाँ? 1 2 नहीं में कोई भी चीज बिगड़ जाए तो अभी तो मोटर पे आए नहीं, आगे वाला है, आगे वाला है। पीछे कहाँ है? पीछे तो कहीं नहीं है। क्या चीज ये गोल्डन फॉर्म? गोल्डन अच्छा,
अच्छा वो मैं कल कवर कर दूंगा। हाँ? नहीं अगर है तो बता देंगे भी। इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे जगह से क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं इस चैप्टर का। चलो देखो, that is पहला क्वेश्चन क्या है? इलस्ट्रेट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पीरियड वाइज। ये किसमें दिखाना है? 4 पीरियड है, कैसा दिखाना है? अलॉन्ग विथ किसके साथ? कॉन्फ़िगरेशन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? दैट इज सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज ये राइट द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यही चीज आती, वो आती नहीं है। सही है, क्या लिखोगे? ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इतने में 2 बच्चे ही सही कर पाएंगे इसकी तरीके से, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसी वो छोड़ दो, ये करो। दैट इज क्या करोगे? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये नहीं करना, ये सब नहीं करना। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? ये 2 काम सर एक बार लिख लीजिए। बोलो। ये 2 सवाल समझ लीजिए पूरा NaCl लिख यहाँ से यहाँ तक करना है। और वो जो एक टेबल थी 20, ये 2 काम करना। ये वही उतार दिया जो बुक में, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, बुक में ही देख लो, रिकंसाइल कर लो। एक भी चीज हमने ऐसी नहीं लिखी जो अलग, पूरा वही। सही है, चलो सर एक मिनट